आज हम देखेंगे इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो एकदम मतलब बेसिक कि इनवॉइस वेरिफिकेशन होता क्या है, ये फर्स्ट थिंग हमें समझना है। उसके बाद में हम देखेंगे एसएपी में क्या कैसे ये वो। तो इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब हम जीआरएन करते, पीओ निकाला, वेंडर को भेजा, उसने मटेरियल हमें भेजा, मटेरियल के साथ में इनवॉइस भेजा। इनवॉइस एक पेपर होता है जिसके ऊपर एक इनवॉइस नंबर होता है वेंडर से आने वाला। तो वो कुछ कुछ भी सीरीज़ हो सकता है, उसके पास जो सीरीज़ है वो होगी उसमें। तो वो सीरीज़ का एक उसका इनवॉइस नंबर आता है और वो एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या मटेरियल भेजा है, उसका प्राइसिंग कितना है और हमें वेंडर को कितना पे करना है। तो ये उसमें लिखा हुआ रहता है। तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो MIRO ट्रांजैक्शन में इनवॉइस वेरिफिकेशन, मतलब जो इनवॉइस आया है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई इन द सेंस सिस्टम में डालना है। मतलब एक तो एक्चुअल वेरिफिकेशन भी करना है कि इन्होंने सच में इतना मटेरियल भेजा है क्या, फर्स्ट। और दूसरा है कि उसको सिस्टम में एंटर करना है। ये दो चीज़ें हमें करनी है। और इसके बाद क्या होता है, सिस्टम में एंटर करने के बाद में लाइबिलिटी बनता है सिस्टम में कि हमें वेंडर को इतना पे करना है। ये लाइबिलिटी सिस्टम में मटेरियल रिसीव के बाद में नहीं बनता, इनवॉइस वेरिफिकेशन के बाद में बनता है कि हमें पे करना है इतना अमाउंट वेंडर को। ओके। तो जब तक वेंडर इनवॉइस नहीं भेजेगा तब तक पेमेंट का प्रोसेस हमारे यहाँ से इनिशिएट नहीं हो सकता है। ऐसा प्रोसेस है। तो अभी बताओ कि कंसेप्चुअली इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं। ओके। नो ऋषिकेश। ओके। चलो ठीक है। हाँ, क्लियर है ऋषिकेश। ओके ओके। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि MIRO ट्रांजैक्शन रन कैसे करना है, उसको परफॉर्म कैसे करना है सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MIRO अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे कंपनी कोड, अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसी का कंपनी कोड डालूंगा। ओके, मतलब एज ए एंड यूज़र प्रोस्पेक्टिव से सोचो। जब भी हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एंड यूज़र थॉट प्रोसेस से सोचो एक, कि मेरा जो एंड यूज़र है वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या एक्टिविटी करेगा, ये हमें सोचना है। तो अभी इनवॉइस वेरिफिकेशन में मैं एंड यूज़र हूँ, तो मैं जिस कंपनी में बैठता हूँ, जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उसका यहाँ पे मैं कंपनी कोड डालूंगा। उसके बाद में इनवॉइस डेट। अभी इनवॉइस डेट मतलब क्या होता है, जो वेंडर ने इनवॉइस भेजा है उसके ऊपर वेंडर ने जिस दिन उसको उसके सिस्टम में इनिशिएट किया, बनाया, उस दिन का उसका डेट होता है। तो वो डेट नॉट नेसेसरी आज का ही होगा, 2-3 दिन पहले का हो सकता है, क्योंकि उसने तब मटेरियल भेजा था, वो उसके यहाँ से तब मटेरियल निकला था। तो अभी हमें ये समझना है, जो हमने MIGO गुड्स रिसिप्ट में भी समझा है कि डॉक्यूमेंट डेट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट डेट वो होता है जिस दिन उसके यहाँ से मटेरियल निकला है। इनवॉइस डेट भी वही होता है जिस जिस दिन उसके यहाँ से मटेरियल निकला है। तो वो इनवॉइस जो उसने पेपर प्रिंट हमें भेजा है मटेरियल के साथ में, उसके ऊपर एक इनवॉइस डेट करके डेट होता है, दैट इज दिस डेट। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी पोस्टिंग डेट क्या होता है, हमारे सिस्टम में जिस दिन पोस्टिंग होगा दैट इज द पोस्टिंग डेट। अब ये रेफरेंस क्या है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है। उसका जो इनवॉइस नंबर है, जो उसका पेपर हमें मिला है उसके ऊपर जो यूनिक नंबर है उसका, वो यहाँ पे डालना है। तो समझो वो ये नंबर है इनवॉइस का। ओके। उसके बाद में अब क्या करना है, PO नंबर डालना है। अभी PO वो भी उसी इनवॉइस पे लिखा हुआ रहता है कि किस PO के अगेंस्ट मेरा ये इनवॉइस है। तो PO नंबर भी उसी पे होता है, वही PO नंबर लेके यहाँ पे प्रिंट कर। अभी मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं इनवॉइस वगैरह, तो मैं क्या करता हूँ, ME2N में जाके जो लेटेस्ट अभी जो PO बना है या GRN जिसका हुआ है
वो वाला पीओ लेंगे और उसका इनवॉइस वेरिफिकेशन करेंगे। अभी और एक चीज़ बता दो कि अभी इसमें ना आपको अगर ढूंढना है कि वो पीओ जिसका जीआर हो गया है, तो वो देखने का तरीका क्या हो सकता है? तो ये देखो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री, इसमें जहाँ जहाँ पे ऐसा सिंबल है इसका मतलब पे इसकी कुछ एक्टिविटी हुई है, मतलब ये पीओ के अगेंस्ट में फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट मतलब जीआरएन हुआ है, ये जिस जिस पे है। अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ, इस पे अगर जाओगे और परचेस ऑर्डर हिस्ट्री कहाँ पे दिखता है, ये यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री, ये टैब पहले नहीं था। जब आप जीआरएन करोगे तभी ये टैब आएगा। जीआरएन अगर नहीं किया है तो ये टैब नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे मटेरियल डॉक्यूमेंट्स पोस्ट हुए 2 4 9 क्वांटिटी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ। अब इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखो नीचे परचेस ऑर्डर टेक्स्ट, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री का टैब नहीं है यहाँ पे। ओके, अभी मैं फिर से ऊपर वाले पीओ में जाता हूँ। इसमें देखने के लिए क्या है कि ये देखो जो जो अभी इसके 3 मटेरियल डॉक्यूमेंट, मतलब पहले 2 क्वांटिटी रिसीव हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ, ऐसे टोटल 15 क्वांटिटी रिसीव हुआ है, लेकिन अलग अलग हुआ है। तो उसका 1 2 मतलब ये वाला 1 2 3 मटेरियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। ओके, अब ये टोटल 15 क्वांटिटी है। अब जब मैं ये पीओ लेता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम ने क्या किया, ये क्वांटिटी 9 2 और 4 जितने जीआरएन पोस्ट हुए हैं आपके, उतने जीआरएन का अलग अलग लाइन आइटम ला दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, मतलब ये सॉरी एक मिनट ना, इतना दूर तो था नहीं, वो हाइड हो गया शायद वो मेरे। ओके, वो कॉलम होता है यहाँ पे जहाँ पे हमारे सारे मटेरियल डॉक्यूमेंट, ये 9 क्वांटिटी का 2 का 4 का वो यहाँ पे दिखता है आगे। ओके ठीक है, अब इसको एंटर किया मैंने। अब सिस्टम क्या बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड दिख रहा है, मतलब हम अभी सेव नहीं कर सकते। और यहाँ पे -15 दिख रहा है, तो ये बैलेंस है, इसको ज़ीरो करना होता है। तो ये क्या होता है कि हम वेरीफाई करते हैं कि ये आइटम्स, इसका अमाउंट, ये उस डॉक्यूमेंट पे हम वेरीफाई करते हैं। और जब हमें दिखता है कि हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, तो हम लोग ये शायद हमने पीओ बनाते वक्त थोड़ा सा ये किया था। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। ओके, अभी यहाँ पे ना कैलकुलेट टैक्स का भी रहता है, मतलब अगर जीएसटी है तो जीएसटी का, या वैट है तो उसका टैक्स कोड सिलेक्ट किया हुआ रहता है, तो हमें सिर्फ कैलकुलेट टैक्स करना है, उसका अमाउंट यहाँ पे आता है और दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अभी समझो यहाँ पे ज़ीरो टैक्स है। ओके, अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, अभी पेमेंट्स में चलते हैं। अभी ये वाला जो एरिया है ये वेंडर का एड्रेस है, सब एड्रेस और डिटेल्स है वेंडर का। तो जब आप डाल रहे हो तो दैट टाइम यू वेरीफाई दिस थिंग्स। अभी बेस लाइन डेट क्या है, ये बेस लाइन डेट मतलब
ये मल्टीपल, ये पेमेंट टर्म्स के लिए होता है कि अगर मेरा पेमेंट टर्म है 40 डेज़ का या 30 डेज़ का, 30 डेज़ के बाद में मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे वेंडर बोलता है इनवॉइस डेट से आपको 30 डेज़ में पेमेंट करना है। तो 9 तारीख का इनवॉइस है मेरा, इनवॉइस डेट जो यहाँ पे मैंने डाली है पहले वाले इसमें, तो वो 9 तारीख है। तो 9 तारीख से मेरा ये वाला इनवॉइस डेट, तो 9 तारीख मेरा बेस लाइन है, 9 तारीख से 30 डेज़ के बाद में मेरा मुझे उसको पेमेंट करना है। ओके, तो वो पेमेंट का टर्म यहाँ पे होता है 30, यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहा है मुझे अभी, हाँ है 30 डेज़। तो ये कुछ नहीं, मतलब 30 डेज़ के बाद में मैं पेमेंट करूँगा, इतना ही लिखा है इसमें, बाकी कुछ नहीं। ओके, और कब से 30 डेज़? 9 तारीख से, बिकॉज इनवॉइस डेट इज़ 9। वेंडर ने जो इनवॉइस बनाया था वो 9 तारीख को बनाया था, तो इसलिए 9 तारीख से 30 डेज़। तो अभी आपका काम हो गया है। अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको चेक, ये देखो मैसेज में ग्रीन हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन हो गया। अगर यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू नहीं है तो आपको हमेशा ये रेड दिखेगा। यहाँ पे ज़ीरो करना है, और वो ज़ीरो कब होता है? जब बेसिक डेटा में अमाउंट, ऋषिकेश, आपका आवाज है ना एक 2-4 सेकंड के लिए चला गया था। पॉज हो रहा है सर। ओके ओके, एक मिनट। अभी आ रहा है? यस यस। यस। ओके ओके, तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, सॉरी कहाँ पे था, हाँ, यहाँ पे जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक ये आपका ग्रीन नहीं होगा। वो ज़ीरो कब कैसे होगा? तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आया है वो अमाउंट में डालना है। ओके, इसका फिजिकल मतलब ये क्यों ऐसे करके रखा है, तो वेंडर को या हमें, हमारे फाइनेंस टीम को जब एक इनवॉइस मिलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कस्ट एंड यूज़र को जब इनवॉइस मिलता है, अगर उन्होंने पीओ डाला, उसका सारा वैल्यू अमाउंट आ गया और वो डायरेक्ट यहाँ पे दिख गया, सिमुलेट करके पोस्ट किया, उसने चेक ही नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वेंडर को एक्स्ट्रा पेमेंट भी जाने के चांसेस है। तो उस केस में एसएपी ने क्या किया है कि एंड यूज़र चेक करना ही चाहिए, तो उसको कुछ ऑब्स्ट्रैकल या एक एडिशनल एक्टिविटी देना चाहिए। तो यहाँ पे एक बैलेंस आता है। तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंड यूज़र क्या करता है, वो इनवॉइस पे देखता है ये वैल्यू मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब अमाउंट ज़्यादा है या क्वांटिटी ज़्यादा है, ऐसे कुछ है, तो वो मैच करके सब करके कैलकुलेशन देख के फिर यहाँ पे वैल्यू डालता है और उसके बाद में वो पोस्टिंग करता है। ऐसा उसका रिलेवेंस है। अभी यहाँ पे मैं सिमुलेट करता हूँ। सिमुलेट को मतलब क्या, चेक करना है मुझे कि बराबर है नहीं है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, और इसको अभी मैं यहाँ से पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक बार क्लोज करता हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी भी ग्रीन दिख रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ से भी पोस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अब क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट नंबर जो नीचे दिख रहा है ये मेरा पोस्ट हो गया है। अभी अगर मैं मेरे पीओ में जाता हूँ, अभी ये था, अभी तक रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, ऑर्डर परचेस ऑर्डर में वही परचेस ऑर्डर आता है वहाँ पे, तो उसको सिर्फ मैं एंटर करता हूँ बस। दिस इज काइंड ऑफ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये बढ़ गया इनवॉइस रिसिप्ट, और ये 3 आ गया, हर एक के लिए एक एक लाइन आइटम, लेकिन नंबर सेम, क्योंकि एक ही इसमें हमने पोस्टिंग किया था उसका, इसलिए। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को?
कंसेप्चुअली एसएपी में किसी को डाउट है? नो। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले करता हूँ। ऊपर जाके सिर्फ डिस्प्ले सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा मुझे, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं। ऋषिकेश, यस। इफ यू गो बैक टू योर ओरिजिनल, ये ना ज्यादा हो रहा है पहले से, क्या? अटक रहा है। ओके, अटक रहा है क्या? वीडियो पॉज हो रहा है। हाँ, ओके पॉज भी हो रहा है, आवाज भी बहुत अटक रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। वो प्रॉब्लम सबको आ रहा है क्या? लेकिन क्योंकि मुझे मतलब नेटवर्क इशू भी आ सकता है, नहीं तो। हाँ रंजन, नहीं नहीं, मुझे भी आ रहा है कंप्लीट। ठीक अच्छा है, सबको आ रहा है ना? हाँ। हाँ, दारू करना। थांबवा। हाँ, अभी तो बताओ, रेंज थोड़ा ज़्यादा है। यस यस, क्लियर। ओके, अब होता है तो इमीडिएटली बताओ, क्योंकि अभी मैंने डोर ओपन किया तो नेटवर्क ज़्यादा आ रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं नेटवर्क ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले मोड में अभी। तो इसमें ना एक चीज़ बढ़ जाता है आफ्टर पोस्टिंग, दैट इज़ फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट। इस पे जब क्लिक करोगे तो फिर से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जब जीआर पोस्ट करते हो, मीगो पोस्ट करते हो, तब भी एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है। और जब MIRO पोस्ट करते हो तब भी एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है। तो ये अभी MIRO का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ये सेम एंट्री हमने देखा था। एक मिनट। अरे मॉम, इंटरनेट इश्यू ओनली ओपन सांगतो। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है अभी, ये देखो GRR अकाउंट। अब मैं क्या, पुराना वाला है ना, ये वाला GR पोस्ट किया था, ये GR का भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट खोलता हूँ मैं। GR के डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ पे गया और अकाउंटिंग में गया। जो GRR क्लियरिंग अकाउंट था ना, ये वाला अकाउंट। ओके, तो एक मिनट। ओके, ठीक। तो ये जो अकाउंट था हमारा, ये GRR है, ये GRR है। तो यहाँ पे 2 USD है और यहाँ पे 4 USD। तो ये अकाउंट नंबर देखो 2112 टाइम्स 0, और यहाँ पे देखो 2112 टाइम्स 0, और यहाँ पे देखो 2 आया है, 4 आया है। ये 2 एंट्री आया है, वो यहाँ से इस डॉक्यूमेंट से आया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है GRR का। ओके, तो होता क्या है कि आप ऐसा समझो कि मुझे भाग्येश को कुछ आइटम देने हैं, कुछ देना है। तो मैं भाग्येश को आइटम कैसे दूंगा? समझो भाग्येश दूर रहता है मुझसे, तो मैं मेरे यहाँ से समझो एक बास्केट में 10 अंडे डाल के दे देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ, अंडे माइनस हुए, तो यहाँ पे क्या है, -2 है। ओके, 2 अंडे दे दिया तो -2 हो गया। तो 2 अंडे मैंने दे दिए। अभी वो अंडे है कहाँ पे? अभी इस GL अकाउंट में है। जब भाग्येश विल रिसीव इट, वो टाइम पे उसी बास्केट से भाग्येश 2 अंडे रिसीव करेंगे। ओके, so this GL account is just a mediator to transfer the amount from goods receipt to invoice verification। इसीलिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस मतलब ये GL है, ये GL पे -2 अमाउंट आ गया, और अभी यहाँ पे जाने के बाद में +2 आ गया। तो अभी GL 0 हो गया, पहले माइनस हुआ था फिर प्लस हुआ, तो अब अभी क्या हुआ, 0 हुआ। जब इनवॉइस पोस्टिंग होगा
तब वो 0 होगा। ये जीएल अकाउंट का टोटल जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ से -2 और यहाँ से +2 इज इक्वल टू 0, तो वो जीएल अकाउंट नलीफाई हो गया, अभी उस जीएल में कुछ बचा नहीं है, दैट इज 0। ओके, तो अब ये सेम 9 और 4 क्वांटिटी के लिए भी होता है। तो ये यूजुअली जीआरआईआर अकाउंट एक ही रहता है हर मटेरियल के लिए, कुछ भी अकाउंटिंग करो जीआरआईआर अकाउंट यही पोस्ट होगा। अभी है ये जो यहाँ पे प्लस हुआ ना, देखो हमेशा अकाउंटिंग में याद रखो, अगर आपके यहाँ पे कुछ प्लस एंट्री हो रही है तो आपकी माइनस एंट्री होनी ही है। सिर्फ माइनस और सिर्फ प्लस एंट्री कभी अकाउंटिंग में नहीं होती। कहीं से तो गया है, कहीं पे तो माइनस हुआ है इसलिए कहीं पे तो बढ़ा है, या तो कहीं पे तो बढ़ा है यहाँ पे मतलब कहीं पे तो माइनस हुआ है। अभी ये क्या है, ये है वेंडर अकाउंट। ओके, तो ये WRX है देखो की, और अभी यहाँ पे देखो ये WRX है, ये WRX है। ओके, तो ये की पे एक ही GL अकाउंट है और वो WRX है, तो वो WRX यहाँ से माइनस था और यहाँ पे प्लस हो गया। WRX वही GL वही अमाउंट ऐसा। अभी KBS है वेंडर अकाउंट, वेंडर पेमेंट का अकाउंट है ये, तो ये GL अकाउंट है और ये उसका ट्रांजैक्शन की है KBS। ये हर जगह हर परचेस ऑर्डर का जो इनवॉइस पोस्ट करोगे उसमें वेंडर के लिए KBS ही आता है, और यहाँ पे जो यहाँ से एंट्री आता है उसके लिए WRX ही आता है। ये डिफ़ॉल्ट है, एक ही बार याद रखना है, बाद में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से ये प्लस 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 था, इन सब का जितने भी प्लस है एडिशन होके यहाँ पे माइनस आया है, और ये है वेंडर अकाउंट। तो अब ये वेंडर को पेमेंट के लिए इनिशिएट हुआ है। अभी जब फाइनेंस टीम एक्चुअल पेमेंट करेगा तब ये प्लस होगा, वेंडर अकाउंट माइनस होगा। ओके, अभी इसमें बताओ कोई किसी को कुछ डाउट है क्या? आवाज़ आ रही है ना? तो आवाज़ ही चली गई। ये था इनवॉइस वेरिफिकेशन, MIRO। ओके, इनवॉइस रिसीप्ट ऐसे बोला जाता है इसको। ऋषिकेश, एक सवाल है इसमें, GRIR 3 मरतबा क्यों आ रहा है? वो जो हमारी एंट्री भी कुछ इस तरह की थी, जो वेरिएशन था उसमें इसी वजह से? नहीं 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 नहीं, दैट इज़ नॉट अ रीज़न। जो GR में हुआ वो ये वाला है ना PRD का, ये छोड़ दो, इसका कोई वहाँ से वास्ता नहीं है। अभी क्या है, GRIR कितने पोस्ट हुए हैं ये देखो, ये दो मिला के एक डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ, ये 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी, इन दोनों का एक ही डॉक्यूमेंट है, और ये 2 क्वांटिटी वाले का 9 क्वांटिटी वाले का एक डॉक्यूमेंट है। तो इन तीनों का 3 एंट्री, जैसे हमने इनवॉइस पोस्ट किया, इनवॉइस पोस्टिंग के वक्त क्या हुआ था, 3 एंट्री आया था ना यहाँ पे नीचे, ये वाला 3 एंट्री आया था। तो इन तीनों का अलग अलग एक आइटम, लाइन आइटम अकाउंटिंग में भी आएगा, तो हर एक का एक लाइन आइटम आया है। अब ये 9 USD वाला जो है ना, वो कहाँ से आया है, ये वाले में से आया। यहाँ पे अगर देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्टेड दिखेगा क्योंकि सिंगल लाइन आइटम था इसलिए। तो यहाँ पे देखो WRX 9 है, तो यहाँ पे भी WRX 9 है। ओके, और ये तो छोड़ दो, इन्वेंट्री वाला है। ओके, तो हर जो मटेरियल डॉक्यूमेंट जो पोस्ट होता है, तो जितने उसमें लाइन आइटम है उतने अकाउंटिंग के लाइन आइटम आएंगे। इसको हम कंसोलिडेट करके एक नहीं कर सकते, समराइज्ड अगर डालें? तो फिर आपने GR एक करना चाहिए था। अगर आप GR एक करते, अभी यहाँ पे क्या हुआ, 2 GR हुए और मल्टीपल लाइन आइटम भी हुए हर GR में। तो अगर आप ये सब मिला के एक ही GR में, एक ही लाइन आइटम में 15
अगर पोस्ट कर देते 15 क्वांटिटी तो आपका हो जाता। नहीं, लेकिन ये भी अगर आप देखो तो ये दो एक ही जीआरएन से हैं ताल्लुक और एक दूसरा है, तो दो एंट्री आनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन पीओ एक ही है ना। हमारे पास 3 आ रही है। पीओ एक ही है ना। ये देखो, इन दोनों, ये जो है ये एक पीओ के अंडर दो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए, 3 वाला एक और 2 वाला एक, राइट, एंडिंग जी। विथ 3 and 2 ऐसे हो गए। लेकिन इसमें लाइन आइटम कितने थे? 3 लाइन आइटम थे। अभी आपने क्या किया, इनवॉइस पोस्टिंग के वक्त में आप ऐसा कर सकते थे कि आपने इन दोनों का मिला के एक इनवॉइस किया और इसका एक इनवॉइस किया। ओके, ये अच्छा। हो सकता था। तो क्या होता, एक एंट्री यहाँ पे मतलब अलग हो जाता। ये जो 752 2 बार आता और 753 आ जाता इसके लिए। ओके, तो ये नीचे जो 5 ये कब किया? ये जीआर ने ये कल किया था 101 मूवमेंट टाइप मटेरियल डॉक्यूमेंट रिसीविंग, ठीक है, और ये जो और नीचे ये जो आ अभी रही है, किया इनवॉइस। अच्छा ये इनवॉइस है। ओके। हाँ, ये डब्ल्यू जो रहता है ना वो मटेरियल डॉक्यूमेंट होता है, और आर जो होता है वो इनवॉइस डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे भी लिखा है देखो, इनवॉइस रिसिप्ट। तो इसके ऊपर के इनवॉइस रिसिप्ट, गुड्स रिसिप्ट मतलब इसके ऊपर के गुड्स रिसिप्ट, ऐसे। ओके। 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 अभी आपके मन में जो जो डाउट्स है ना, तो इसका मतलब आप पूछो, मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन और भी क्लियरिटी आने के लिए, जब आप सिस्टम में पीओ बनाओगे तो पीओ एक लाइन आइटम का बनाओ, 3 जीआर करो अलग अलग, एक क्वांटिटी का, फिर 3 का, एक 6 का, ऐसा अलग अलग जीआर करो। उसके बाद में हर जीआर का एक इनवॉइस पोस्ट करो। फिर एक, ये हो गया एक सेट। फिर एक नया पीओ बनाओ, फिर से उसके 3 जीआर करो, तीनों का मिलके जैसे मैंने अभी किया एक ही इनवॉइस डॉक्यूमेंट वो करो। तो ये जब जब करोगे और जब उसकी अकाउंटिंग एंट्री देखोगे 2-3 बार ही करो, उसमें पता चल जाएगा हाँ हाँ ठीक है, ये डिफरेंस, ये चीज़ें हिल रही है ऐसा। तो उसमें काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ जाएगी आपको। क्लियरिटी तो अभी आ रही है, लेकिन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करो ऐसा। ओके। अच्छा, इसमें एक सवाल और है कि बोलिए। ऋषिकेश के मल्टीपल जीआरएन्स हैं मल्टीपल पीओ के अगेंस्ट, उन सबका हम एक ही इनवॉइस भी बना सकते हैं। कभी कभार वेंडर आपको भेज देता है एक इनवॉइस जो कि मल्टीपल पीओ से रिलेटेड होती है। नहीं, वेंडर ऐसा इनवॉइस आपको नहीं भेजेगा कभी भी कि एक ही इनवॉइस में मल्टीपल पीओ है, ऐसा कभी नहीं भेजेगा वो। हमारे पास होता है सिनेरियो ऑफिस में, हमारी कंपनी में, क्या होता है? कि फिर वो लोग यही करते हैं कि मैनी टू मैनी, मतलब मैनी टू वन, एक इनवॉइस में उसके जीआरएन्स के रेफरेंसेस डालते हैं, तो वो डिफरेंट पीओ के अगेंस्ट में होता है। नहीं, कर सकते हो आप। ओके, मतलब मैं जब नहीं बोल रहा हूँ तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि यूजुअली वेंडर्स ऐसा नहीं करते। ओके, हाँ, लेकिन यूजुअली नहीं करते, हाँ एग्जैक्टली। यूजुअली आपकी बात वो ठीक है, क्योंकि हमारी भी यही होती है कोशिश, हम उनको गाइड करें कि 1 to 1 रखो। हाँ, वो सबके लिए इजी होता है, क्योंकि वो बाद में पेपर हाँ, को कौन कैसे समझेगा वो पेपर को, तो दैट एग्जैक्टली। बिकम्स हेक्टिक लेटर ऑन। हाँ, लेकिन आप तो बोल रहे हो वो सही है कि ऐसा कर सकते हैं कि वेंडर एक ही इनवॉइस में मल्टीपल पीओस डाल के, एक मिनट। हाँ, लेकिन मुझे एक क्या लग रहा है ना, कि जब सेल्स ऑर्डर बनता है तो सेल्स ऑर्डर अगेंस्ट वन परचेस ऑर्डर बनता है, नॉट फॉर मल्टीपल परचेस ऑर्डर्स। ओके, और जब इनवॉइस पोस्टिंग होता है सेल्स साइड से, तो मुझे ऐसे लगता है कि वन सेल्स ऑर्डर के लिए एक ही इनवॉइस पोस्ट होता है एटलीस्ट। सेल्स साइड से हाँ, बिकॉज कस्टम जो वेंडर आपको दे रहा है जो चीज़, तो उसका सेल्स है ना। उसकी सेल्स है, हमारी परचेज है। हाँ। हाँ, उसकी सेल्स है। तो उसके हिसाब से अगर सोचे हम लोग,
तो वो जब सेल्स ऑर्डर उसने सिस्टम में बनाया और उसके अगेंस्ट वो इनवॉइस दे रहा है, तब तो वो एक ही इनवॉइस होगा। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं एक एसडी वाले से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन तो मैंने किया है सेल्स का, लेकिन अब इतना याद नहीं आ रहा है उसका। ओके। तो मतलब सवाल इसलिए पूछा था कि हमारे पास प्रोविजन है इसमें प्रोविजन कर इनवॉइस सकते बनाने का, हैं। कि मैं मल्टीपल पीओ के रेफरेंस देकर वहां रिसीव कर लूं। सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछा मैंने। एक मिनट रुको आप। आमिर जी, आप एसएपी यूज कर दे क्या? हाँ हाँ, हमारी हेलो। कंपनी में SAP, जी जी, हमारी कंपनी में SAP यूज करते हैं। करते? जी जी करते हैं। मैं नहीं करता, मैं तो मतलब ERP सपोर्ट साइट पर नहीं हूँ, लेकिन ओके। हमारी कंपनी में करते हैं नहीं। यूज। मैं बेसिकली एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पर वहाँ पर। ओके, क्योंकि एसीपी में तो वैसा कभी मैंने देखा नहीं। मैं एंड यूजर में भी काम किया, लेकिन वैसा कुछ कभी देखा नहीं, इसलिए पूछ रहा। नहीं, वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है। मुझे बुला के एक्चुअली पूछा था कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो अरीवा में हमारे पास अरीवा भी चल रहा है। ओके। तो वो मुझे ये कहा था कि अरीवा में भी ऐसे करना है। तो मुझे अरीबा का नहीं पता था, तो मैंने फिर मना किया उनको। मैंने कहा मैं आपको चेक करके बताऊँ। ठीक है, लेकिन ये ओके। बिजनेस सिनारियो ना, मतलब बिजनेस वो है स्टैंडर्ड अपना प्रैक्टिस में भी रिश्ते। नहीं है ये। ओके, जितना मैंने अभी तक एग्जैक्टली। देखा है। और एसएपी भी इसको देखो अलाउ नहीं करता है। आप एक ही पीओ डाल सकते हो एट ए टाइम। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे है एक्चुअली, ये वाला है। देखो यहाँ पे और एक पीओ डाल सकते हो आप। आज आपके ये कीबोर्ड से आवाजें क्यों आ रही हैं? मैंने आज आपके लिए ये किया है, लाउड स्पीकर पे रखा है, बाद में सुन सकते हो आप। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज भी सुनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतनी नहीं आ रही है। अभी वो वीडियो में पता चलेगा। आज सब लोग सुनो वीडियो, फिर बताओ मुझे कल क्या करना है। ठीक है, चलो ये कुछ है इसका, प्रोविजन तो है इसमें। ओके, एक ही इनवॉइस, ठीक है, ठीक एक ही इसमें मल्टीपल पीओ डाल के कर सकते, इनवॉइस पोस्ट कर सकते। ओके, अभी हम आते हैं। ओके, बाकी किसी को कुछ डाउट है क्या? क्लियर है ऋषिकेश। ठीक है, /n/MR8M ये एक ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन में जब आएंगे तब हम हमारा इनवॉइस जो पोस्ट किया है ऑलरेडी वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये वाला है 752 वाला, 752 वाला, और यहाँ पे मैं गया रीज़न में रॉन्ग पोस्टिंग या जो भी है रॉन्ग पोस्टिंग सिलेक्ट किया, और उसके बाद में मैंने सेव किया। ये देखो यहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो गया 753। ओके, अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, सर हाँ, ये फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद में अब देखो 753 का भी यहाँ पे पोस्टिंग आ गया, 1 2 3, जैसे 3 नीचे थे 3 ऊपर, बिकॉज उसको हमने कैंसिल किया। तो ये प्लस वाले थे, अभी ये माइनस में आ गए, तो नाउ इट इज़ मतलब हो गया, सब ज़ीरो हो गया। हाँ, यस। तो अभी फिर से आप इसका इन्वॉइस पोस्ट कर सकते हो, बिकॉज अब तो पीओ ओपन है इन्वॉइसिंग के लिए, क्योंकि अभी इन्वॉइस पोस्ट नहीं हुआ है इसका, बिकॉज जो किया था वो रिवर्स किया। तो अभी फिर से एक बार इन्वॉइस पोस्टिंग कर सकते हो इसका। तो दिस इज़ MR8M। तो MR8M में कुछ है ही नहीं, इतना सही है, 3 फील्ड है और बस हो गया। इसमें कुछ डाउट कैंसिल इन्वॉइस डॉक्यूमेंट में?
पोस्ट पीओ के स्टेटस में भी दिखाएगा क्या सर? हाँ, वो दिखाया ना मैंने, ये क्या पीओ कैंसिल किया था अपन। पीओ का परचेस ऑर्डर हिस्ट्री, परचेस ऑर्डर का है, तो उसी में ये वाले ना। अब ये देखो, ये हमने पहले पोस्ट किया था 52 वाला, दिस इज़ अ पॉजिटिव पोस्टिंग, और जो रिवर्सल या कैंसिलेशन किया वो ये वाला है 53 वाला, 1 2 3 आइटम, तो जो प्लस हुआ था वही माइनस हो गया, दैट्स इट। ओके ओके, इसमें एक सिनेरियो है ऋषिकेश के, इनवॉइस रिसीव करने के बाद मुझे अगर रिटर्न ही करना है वेंडर को, तो वो इनवॉइस भी कैंसिल हो जाए और मेरी जीआरएन भी कैंसिल हो जाए। नहीं वो करना पड़ेगा, वो रिटर्न का प्रोसेस है पूरा। पूरा वो मतलब वो मटेरियल रिटर्न के प्रोसेस से फिर हम जाएंगे। हाँ, रिटर्न के प्रोसेस से जाना पड़ता है, वो क्रेडिट मेमो निकालो, उसके बाद में उसका मटेरियल का रिटर्न करो। उसके रिटर्न के एक्चुअली 2 प्रोसेस है, अलग अलग 3 प्रोसेस है। एक इन्वेंट्री भी एडजस्ट करनी है। हाँ, वो हो जाती है। 3 प्रोसेस है, एक आफ्टर इनवॉइस पोस्टिंग, एक बिफोर इनवॉइस पोस्टिंग, और एक थर्ड प्रोसेस है कि जो आया है वो पीओ छोड़ दो, एक नया रिटर्न पीओ बना के भेज देते हैं, आएंगे उसके ऊपर। ऋषिकेश उसको डेबिट नोट भी बोल सकते हैं क्या? डेबिट नोट को ना? हाँ हाँ, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है ना। ये यहाँ पे अगर जाओगे ना, तो ये देखो क्रेडिट मेमो है। ओके, डेबिट हम नहीं निकालते ना, डेबिट सेल्स वाले निकालते हैं। क्योंकि कभी कभी मतलब वेंडर से जो मटेरियल आता है वो कभी कभी रिजेक्ट भी होता है ना, ड्यू टू क्वालिटी इशू। सो हाँ, डेबिट तो क्रेडिट मेमो निकालेंगे हम लोग। ओके, रिजेक्ट हुआ है वो रिटर्न करना है, राइट? ओके ओके, हाँ राइट। हाँ, तो क्रेडिट मेमो निकालेंगे और उसको भेजेंगे, वो उसके लिए डेबिट नोट होता है, वेंडर के लिए। यस। ओके, तीसरा है MIR4, ये डिस्प्ले के लिए है। MIR4 वही जो डिस्प्ले का है, तो यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट डालो, एंटर करो और डिस्प्ले करो इनवॉइस डॉक्यूमेंट को। दिस इज MIR4। और MIR5, MIR5 में आपको पूरा लिस्ट दिखेगा इनवॉइसेस का, तो जितने भी इनवॉइस अभी तक पोस्ट हुए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो दिस इज लिस्ट ऑफ MIRO पोस्टेड। तो ये है MIRO के सारे ट्रांजैक्शंस। अभी SAP ने क्या किया है, MIRO के ट्रांजैक्शंस फ्यूरी में उसने नहीं दिए, मतलब ट्रायल वर्जन में हमें नहीं दिए डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो फिर भी हम क्या करेंगे कि जो SAP ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मैं अभी तक मैंने इसको ओपन करके देखा नहीं, इसका फ्यूरी कैसे है क्या है, तो वो फ्यूरी में सारे टाइल्स है क्या एक बार देखता हूँ मैं, उस पर देखेंगे इनवॉइस वेरिफिकेशन का टाइप। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है, ये सब्जेक्ट इनवॉइस वेरिफिकेशन का हो गया। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। तो ठीक है, परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट पे चले अभी। यस। ओके, तो स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो इसलिए परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट पहले लेता हूँ, फिर कल स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट करेंगे। तो अब परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, देखो अभी आप एक वेंडर के साथ में एक डील करोगे कि देखो भाई, मुझे तो पूरे साल भर ये मटेरियल लगता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल है, प्लास्टिक है, स्टील है समझो, तो मैं आपसे ये मटेरियल प्रोक्योर करूँगा। ओके, पूरे साल भर में प्रोक्योर करूँगा, लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। एक ऐसे होता है कि मैं वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो मैं वेंडर को ये बोलूँगा कि मैं इतना इतना क्वांटिटी बाय करूँगा 1 साल में, ओके, तो तुम मुझे इतना इतना रेट में दो। अभी वेंडर का जो हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि वेंडर का क्या होता है कि वेंडर को भी कमिटमेंट चाहिए, वेंडर को बिजनेस चाहिए। तो अगर मैं वेंडर से मंथली ले रहा हूँ, मतलब ये मंथ में मैंने वेंडर से लिया 1 टन, अगले मंथ 1 टन, तीसरे महीने उससे लिया ही नहीं, मैंने किसी और वेंडर से लिया 2-3 महीना, फिर से इससे लिया, तो ये जो चेंज ओवर है इसमें दोनों चीज़ें होती है। एक वेंडर उसकी सप्लाई चेन हमारे हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैनेज नहीं कर पाता है, बिकॉज जब ऑर्डर जाएगी तब वो सप्लाई चेन मैनेज करेगा। उसको अगर कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उसके बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेगा उस चीज़ को और फिर हमें देगा। तो इसमें हमारा ही लॉस होने का चांस है कि बाबा डिले हो गया मटेरियल आने में। तो इस केस में क्या करते हैं हम कि वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में वेंडर को बोलते हैं देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं हर महीने पीओ दूंगा। क्यों? तो मेरा क्वांटिटी वैरी हो सकता है थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ, और मैं उसके लिए हर महीने तुमको पीओ दे दूंगा, तो पीओ दूंगा तभी मुझे मटेरियल देना, ऐसे। तो इस केस में हम एक सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं वेंडर को बोलता हूँ मैं इस साल में या अपकमिंग 12 मंथ्स में, कौन से भी हो सकते हैं, दिसंबर से चालू करो या अगस्त से चालू करो, जब भी डील करोगे उसके साथ, तो इस मंथ से आने वाले 12 महीनों तक मैं तुमसे 50 लाख का माल लूँगा। तो ये उसको भी कमिटमेंट मिल गया। तो वो भी क्या करता है, फिर वो पूछता है कि सर तो भी मुझे बताओ ना मंथली कितना लगेगा, तो मैं वैसे अरेंज करके रखता हूँ। अभी उसको ये कॉन्फिडेंस है कि हम लेने ही वाले, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उसके बाद में वो क्या करता है, वो सब हर महीने का ऑर्डर आगे दे के रखता है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है उसमें भी डाल के रखता है कि XYZ कस्टमर को इतना इतना हर मंथ चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो हम भी उसको बोलते कि भाई देखो, हम 5 लाख का तो लेंगे ही हर महीने, ओके। तो ये हम बोल के रखते हैं उसको, तो वो रेडी करके रखता। तो वो थोड़ा वैरी हो सकता है कि 5 का कभी 4 हुआ, कभी 6 हुआ, तो उसका वो भी बफर रखता है, उसको भी वो मालूम है कि ऐसा होगा, उसका हम भी उसको अंदाज़ा देते हैं और उसके हिसाब से वो चलता है अपना। तो 50 लाख का टोटल लेना है मुझे उससे। अभी 12 महीने में अगर मैं हर हर महीना 5 लाख का ले रहा हूँ तो मेरा टोटल 60 लाख का बनता है, लेकिन मैं 50 का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और बचा हुआ जो 10 लाख है मैं चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं उसके उससे बोल के उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट अमेंड करता हूँ या कुछ भी ऐसे करता हूँ। लेकिन वो पर्टिकुलर 50 लैक्स का होने के बाद में सिस्टम मुझे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सीडेड, इज़ एक्सीडिंग, मतलब आगे अभी अगर आपको लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके पास वो, तो कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, ओके। और दूसरा है कि होता है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसको बोलता हूँ कि मैं वॉट 3 मंथ 6 मंथ्स 1 साल में टोटल 1 लाख क्वांटिटी लूँगा। तो जैसे ही आप 1 लाख क्वांटिटी के ऊपर का पीओ बनाने जाओगे, उस टाइम पे सिस्टम आपको रोक देगा। सिस्टम बोलेगा कि यू हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 1 लाख क्वांटिटी, ऐसा, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली द बाउंडिंग बिटवीन कस्टमर एंड वेंडर सो दैट बोथ गेन कॉन्फिडेंस। वेंडर को ये मिलता है कि चलो ये मेरा फिक्स कस्टमर है, अगले इतने दिनों के लिए मुझे इससे इतना पैसा आने वाला है, इसके लिए मुझे मेरा सप्लाई चेन ऐसे ऐसे अरेंज करना है, प्लानिंग करना है। दिस इज़ फॉर वेंडर। कस्टमर मतलब मैं उससे ले रहा हूँ वेंडर से, तो मेरे लिए क्या होता है, फर्स्ट थिंग तो मुझे प्राइस कम मिलता है बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बड़ा क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो प्राइस का एक बेनिफिट हुआ। दूसरा ऑन टाइम डिलीवरी, जब मुझे चाहिए तब मुझे डिलीवरी मिलेगा बिकॉज वेंडर भी अरेंज्ड है मेरे लिए, ऐसा है। तो ये चीज़ों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके।
अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा ट्रांजैक्शन है ME31 के। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या? यस यस। ओके, ऋषिकेश, इसमें एक सवाल है। बोलिए। जिस तरह आपको याद होगा तावील होल्डिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे इनके ट्रांसपोर्टर्स के, फ्रेट फॉरवर्डर्स के, हम्म तो उसमें वो लोग सिर्फ रेट को फिक्स करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि जी आप जो हमें रेट दे रहे हो तो हम ये रेट 6 महीने तक या साल तक यही वैलिड रहेगा रेट। हम्म फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस तरह हमारे यहाँ भी होता है कि रेट फिक्स हो जाते हैं लेकिन उसमें ना कोई वैल्यू की कमिटमेंट है ना कोई क्वांटिटी की कमिटमेंट है, बल्कि वेंडर को हम बाउंड कर रहे हैं कि तुमने हमें 1 साल तक हमारी जो डील हुई है इसी प्राइस पे तुम मेंटेन करोगे और मुझे पूरे साल तक इस प्राइस पे दोगे। हम्म तो एक वर्बल कमिटमेंट होती है कि जी मैं तुम्हें इतना बिजनेस दे सकता हूँ। ऐसा भी कुछ ऑप्शन है कि जिसमें कोई बाइंडिंग्स ना हो, ना वैल्यू की हो ना क्वांटिटी की हो, बस रेट की हो कि ये रेट रहेगा पूरे साल के लिए। ऐसा ऐसा भी कोई ऑप्शन है? रेट का सिर्फ ऐसे ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको दोनों में से एक डालना ही पड़ता है। ओके, लेकिन आप PO में भी नहीं जा सकते हो वैसे। ठीक है, देखते हैं जैसे जैसे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त देखते हो वैसा ऑप्शन है क्या। ओके, ओके। हाँ। तो ME31K ये वाला ट्रांजैक्शन है। ME31 क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के टाइम पे मुझे क्या करना है, तो ये वाला मेरा मटेरियल है। ओके, मटेरियल अभी नहीं है, ठीक है। ये वाला मेरा वेंडर है, तो वेंडर डाला। अभी यहाँ पे अकाउंट एग्रीमेंट टाइप में गया, तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं पहले वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। फिर ये एग्रीमेंट नंबर, ये एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट का नंबर है। जैसे RFQ नंबर था, PR नंबर था, PO नंबर था, तो ये सब दोनों तरफ से चलता है, इंटरनल एक्सटर्नल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल हो सकता है जब मैं यहाँ पे नंबर डालूँगा ऐसे, ओके, और सिस्टम लेगा उसको। और इंटरनल मतलब मैं कुछ भी नहीं डालूँगा, सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करेगा। तो अभी तो इंटरनल ही है और इंटरनली होता है मोस्टली। एक्सटर्नल का रीज़न क्या होता है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिस वक्त एक्सटर्नल सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें तब वो होता है। फिर से डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तो ये परचेसिंग ऑर्ग और परचेसिंग ग्रुप मैंने डाला, नीचे की भी चीज़ें डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी चलेगा, एंटर। अब ये विद रिस्पेक्ट टू RFQ भी बन सकता है। एक मिनट, ME31K, यहाँ पे आप PR के रेफरेंस से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और RFQ के रेफरेंस से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं। ओके, इसको एंटर किया, अभी अंदर आए। अभी पहले तो सिस्टम पूछ रहा है कि ये आज से चालू कर रहे हो, बैक डेटेड भी चालू कर सकते हो, लेकिन ख़त्म कब करोगे, व्हाट इज़ योर एंड डेट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस दिन सिस्टम आपको रोकेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 2026 डालता हूँ, छोड़ो, 11/02/2026 डाला मैंने यहाँ पे। तो 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आज से। अभी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे टारगेट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कितने USD इज़ आवर टारगेट, तो 50,000 USD इज़ माई टारगेट। तो इसके आगे जाएगा तब रोकना है उसको, सिस्टम मुझे रोकेगा। तो ये हेडर में था, ओके। तो ये पहले तो ये यहाँ से अभी इनिशियली आए थे तो इसी स्क्रीन पे आए थे, जैसे ही एंटर किया तो इस स्क्रीन पे चले गए। तो स्क्रीन पे अगर वापस जाना है तो ये हैट है, हेडर पे जाना है। तो ये 50,000 है, अगर कुछ पेमेंट टर्म इनको टर्म में डालो, कोटेशन का कुछ डिटेल्स है वो भी डालो। अब ये सब चीज़ें आपको मालूम है ये क्या है क्या नहीं है। अभी माउंटेन्स में जाता हूँ फिर से। अभी यहाँ पे मुझे मेरा मटेरियल कोड डालना है, तो ये मटेरियल कोड यहाँ पे डाल दिया। और फिर टारगेट क्वांटिटी ये नहीं डाला तो भी चलता है,
और नेट प्राइस पर आइटम, तो ये समझो 10 है। ओके, यहाँ पे क्या अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी फॉर मटेरियल, कंपाइलिंग हो रहा है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ये इस सिस्टम पे, या तो सिस्टम ये क्या अभी यहाँ पे देखो आप, अभी मैंने टारगेट क्वांटिटी डाला ही नहीं। ओके, डाला तो भी चलेगा लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो आपको वार्निंग या रेस्ट्रिक्ट करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी टारगेट वैल्यू पे ही करेगा, बिकॉज हियर यू हैव सिलेक्टेड WK विच इज़ फॉर एग्रीमेंट टाइप है जो वैल्यू वाला है। तो अभी यहाँ पे देखो नेट प्राइस 10 पर kg ये वाला हमने ले लिया। अभी इसको अगर फर्दर इसका डिटेल्स अगर ये करना है तो ये आइटम डिटेल्स है, यहाँ पे जाके ये तो ब्लैंक ही छोड़ दो क्योंकि वैल्यू वाला है। ये हो गया 1, टॉलरेंस वगैरह कुछ है तो वो भी डाल सकते हो। फिर से बाहर जाता हूँ, अब इस पे जाता हूँ, अभी यहाँ पे भी ये तो छोड़ो, ये इनकोडम वगैरह है, इनकोडम बेसिकली, बाकी नहीं, ये आइटम लेवल का इनकोडम, जैसे हमने PO में देखा था हेडर लेवल पे भी डाल सकते हैं, आइटम पे भी डाल सकते हैं, तो ये आइटम लेवल का इनकोडम है। और इसके बाद में ये प्राइसिंग है, तो यहाँ पे आके प्राइसिंग डाल सकते हो आप कि पर आइटम का कितना है। तो आमिर जी इसमें ये कर सकते हैं अब हम लोग यहाँ पे कि प्राइसिंग यहाँ पे डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के लिए, और उसका सिर्फ हमें कुछ एक अमाउंट डालना पड़ेगा, टारगेट वैल्यू, बस इतना ही। तो ये सिर्फ आप जैसे बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ वैल्यू बेस पे चाहिए, तो ये वैल्यू बेस पे आपका बन जाएगा। ओके, नहीं, सिर्फ वैल्यू बेस नहीं, सिर्फ रेट ये रेट है ना, रेट बेस। ये नेट हाँ, प्राइस है रेट मेरा, है। ये रेट है। और रेट में अगर कुछ अलग कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो कंडीशन टाइप सेलेक्ट करके। ठीक है। ओके, तो आमिर ये जी मतलब वो जो स्टील जैसे कमोडिटीज में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसकी वजह से प्राइस फिक्स करना है, वो चीज बोल रहे थे क्या, मतलब आर यू लीडिंग टू दैट? अब हम उसको एक कहते हैं कि जी हम तुम्हें बिजनेस देंगे लेकिन तुमने प्राइस फिक्स करनी होगी हमसे और हम तुम्हें ही देंगे बिजनेस। तो सिर्फ उसको ये अश्योरेंस देते हैं कि वी विल गिव यू द बिजनेस, दैट्स इट। कमिटमेंट कोई नहीं करते, तो उससे कमिटमेंट लेते हैं कि तुम हमें प्राइस फिक्स कर दो। ओके, स्टील में भी ना जितना मैंने देखा है ना कि मतलब कमोडिटी में भी एक सर्टन मतलब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बनाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 साल आपका प्राइस सेम नहीं रहता कभी भी। करेक्ट करेक्ट, वो भी आपका बैकडेटेड चेंजेस भी आता है उसमें। मतलब आपने जनवरी फरवरी मार्च ले लिया मटेरियल, समझो 90 रुपीज़ पर kg से लिया, और वेंडर बोलता है कि सर वो फरवरी 15 से प्राइस चेंज हो गया है, तो बैकडेटेड जाके वो चेंज करके उसका भी एक अलग एडजस्ट करना पड़ता हाँ है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो है, दिस इज़ मोर ऑफ, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि यूज़ मल्टीपल हो सकते हैं इसके, लेकिन जो प्राइमरी और इम्पोर्टेंट यूज़ इसका है ना कि कमिटमेंट है। ओके, कमिटमेंट के लिए ये चीज़ है मेजरली, तो कमिटमेंट वैल्यू वाइज या क्वांटिटी वाइज आप दे सकते हो, तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो। अभी दूसरा सॉरी टू इंटरप्ट, दूसरा इसका एडवांटेज ये भी हम लेते हैं कि हमें PR वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप PO बना के भेज सकते नहीं ऐसा नहीं है इसका। बेसिकली क्या होता है, कंपनीज जहाँ पे PR बनते हैं तो और जो आइटम्स हैं वो समझो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हो जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया, तो जब PR बनते हैं ना तब PR बनते हैं उसके, और दूसरी चीज़ PR बनते वक्त उसमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाला जाता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। वो दिखाता हूँ इसको मैं अभी। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऊपर का हेडर है टारगेट वैल्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था इसमें, और बाकी मेरा पर यूनिट प्राइस है, ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, तो इसको मैं अभी सेव करता हूँ।
तो दैट्स इट। अभी मेरा नंबर ये बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, चलो हाँ मैं यहाँ पे जाके फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। फिर ओ सॉरी, अभी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है हमें, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं वेंडर डालता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करके MK लेता हूँ और दैट्स इट। अंदर जाता हूँ, डेट वही लेता हूँ। सिर्फ इस बार क्या करूँगा, मैं मेरा मटेरियल चेंज कर दूँगा। ये मटेरियल का शायद कुछ सब्जेक्ट अलग है, ये शायद मटेरियल चलता नहीं है, ठीक। और इसका 11 लेता हूँ, चल रहा है, ग्रेट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने टारगेट क्वांटिटी डाला। अगर मैं ये हटाता हूँ तो सिस्टम एग्री नहीं करेगा, सिस्टम को वो चाहिए ही। और हेडर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो टारगेट वैल्यू में मैं ब्लैंक रखता हूँ। तो दिस बिकम्स योर क्वांटिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। ये भी मेरा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, 51N में जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक PR बनाता हूँ, PR बनाता हूँ इस मटेरियल का। एंटर। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ। हम 710 लिया था, ये भी लिया था। ओके 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 ओके। तो अभी क्या है, हमें यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है, यहाँ पे हम लोग वो एग्रीमेंट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो एग्रीमेंट नंबर जो हमने अभी बनाया था वो था ये वाला। इसको एंटर करता हूँ मैं, प्लीज एंटर डॉक्यूमेंट नंबर। ओके, आइटम नंबर ये 10। अब देखो ये वेंडर आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो अभी लोग क्या करते हैं कि इसका एक मैसेज आता है कि इफ़ फॉर अ मटेरियल, एक मटेरियल के लिए अगर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आता है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। वार्निंग या एरर कुछ भी आ सकता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक एरर मैसेज आएगा कि देयर इज़ ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इन सिस्टम, प्लीज़ सिलेक्ट। तो यहाँ पे जाके हमें वो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट कि एक ही वेंडर के साथ हो सकता है, एक ही मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट 2 वेंडर के साथ भी हो सकता है मेरे। तो उसमें से कौन से वेंडर का है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ओके। और यूजुअली जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो परचेस रिक्विजिशन क्रिएटर को मालूम होता है कि मुझे किस वेंडर से मटेरियल लाना है। बहुत यूजुअली ये भी होता है कि जो देखो प्रोडक्शन लाइन पे जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना, तो उसका बेसिक तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रोडक्शन वाला ही देता है। तो उसको मालूम है कि उसको क्या मटेरियल चाहिए। दूसरी भी चीज़ ये होती है कि प्रोडक्शन वाला जब वेंडर सैम्पल मटेरियल भेजता है तब वो किस वेंडर से कौन सा मटेरियल आया है वो चेक करता है और उसको मतलब वो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल की क्वालिटी प्रोडक्शन लाइन पे चेक करता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं ये एक्स वेंडर से मुझे चाहिए मटेरियल। तो ही इज़ नोइंग अबाउट दिस। जो रेगुलर मटेरियल से उसमें उसको मालूम होता है कि कौन से वेंडर से मटेरियल आ रहा है, तो वो उसी एग्रीमेंट को सिलेक्ट करता है यहाँ पे। ओके, अब ये एंटर किया। अब ये PR बना मेरा, ये फिक्स वेंडर बिकॉज इट इज़ इन एग्रीमेंट, इट इज़ इन कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ फिक्स वेंडर। तो ये आ गया, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट अभी? तो अब और एक चीज़ ट्राई करते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया था। ये जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना बनाया था, 1 लाख का बनाया था ना, कुछ तो बनाया था।
50 लाख। हाँ 50 लाख का था, सॉरी। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ, यहाँ पे 1710 करता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरा एग्रीमेंट नंबर और उसका आइटम नंबर ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसका, ये एकदम बढ़ा देता हूँ, मतलब इसको मैं करता हूँ 10,000 पर आइटम, और इसको चेक करता हूँ। तो अभी ऐसा है कि इसमें एक भी एरर मैसेज नहीं है एक्चुअली। एरर मैसेज को इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो होता क्या है एक्चुअली, ये क्वांटिटी को रेफ़र करके, ये क्वांटिटी इनटू मतलब मेरा क्वांटिटी इनटू मेरा पर आइटम वैल्यू को ये करके, ये अगर 50 लाख्स को क्रॉस कर रहा है तो यहीं पे एरर आ जाता है कि योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सीडिंग द टारगेट वैल्यू, और बस हो गया। फिर वो बनाने नहीं देता है हमें, ऐसा होता है। वो भी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए /NME33K /NME33K, और ये 00 वाला था मेरा कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये वाला देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे जा सकते हो आप, ये आइटम सिलेक्ट करके यहाँ पे जा सकते हो। और इसका अभी तक एक्चुअली ये नहीं हुआ है। अभी हमने यही कॉन्ट्रैक्ट लिया था क्या? अभी इसका जैसे ही अपना कुछ पोस्टिंग होगा सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको उसका कितना 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 ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर वैल्यू है, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ओके, तो इस पे अभी किसी को कुछ डाउट? ये रिलीज जो ऋषिकेश जो रिलीज आ रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट में, वो सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट की रिलीज है या उसके अगेंस्ट जो हम परचेजिंग कर रहे हैं, इनवॉइसिंग कर रहे हैं, उसको नहीं, क्या है? रिलीज़ है ही नहीं वो किसी चीज़ का, वो कुछ अलग ही है। यहाँ पे जाके अगर ये फ्लैग पे क्लिक करोगे ना, तो ये रिलीज स्ट्रैटेजी अगर कुछ है तो यहाँ पे दिखता है। तो इसको नो सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू रिलीज स्ट्रैटेजी है, तो इसको रिलीज़ नहीं है। अभी ये वाला जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है ना, रिलीज़ वाला, नो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड फाउंड, इसका मीनिंग थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या इसका बोलना है। ओके ओके। लेकिन वो जैसे GR पोस्ट करोगे आप या PO बनाओगे, रुको एक मिनट, इसका हम लोग एक क्या करते हैं, हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, एक मिनट। अगर किसी को ऐसे हो रहा है कि थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है तो मुझे बता दो। ओके, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है उसका मतलब ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये 50,000, ये द टारगेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स बाय 50,000, तो 50,000 से हमारा टारगेट वैल्यू ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज हमने ये 10 आइटम्स मंगवाए और हर आइटम का कॉस्ट जो है वो 10 USD है। सॉरी, ये 1000 आइटम है, 1000 आइटम है ये, हर आइटम का कॉस्ट 10 USD है, टोटल इतना हो रहा है इसका वैल्यू। तो वी आर एक्सीडिंग, 50 लाख का था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो वी आर एक्सीडिंग बाय 50 लाख। तो इसलिए सिस्टम क्या यहाँ पे एरर दे रहा है हमें कि टारगेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स बाय 50 लाख। एक करेक्शन, PR में एरर्स नहीं आते, PO में एरर्स आते हैं। ओके, क्योंकि PR तो कोई कितना भी बना सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर रिक्वायरमेंट है तो वो बनाएगा PR। अभी PO में आने के बाद में PO इस पर्टिकुलर वेंडर से हमें मटेरियल नहीं ले सकते हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो एक्सीड किया नहीं किया ये PO में आके समझेगा। तो मे बी
देयर कैन बी अ डिसीजन कि चलो नो प्रॉब्लम, हम दूसरा वेंडर ढूंढते हैं, नहीं तो एग्जिस्टिंग वेंडर का ही हम कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते बाय वैल्यू, ऐसा करके आगे चलते। लेकिन अगर पीआर ही नहीं बना तो रिक्वायरमेंट है यही पता नहीं चलेगा। तो ये एरर्स जो आना है वो सब पीओ में आते हैं। एनी क्वेरी? तो ये 500 आइटम्स लेके मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब चलते उसी कॉन्ट्रैक्ट में, अब चलते यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 500 क्वांटिटी। तो जब मैं इसका पीओ बनाता हूँ तो पीओ, अभी अगर और एक पीओ बनाता हूँ 20 क्वांटिटी, 20 kg का, 30 kg का, तो और एक यहाँ पे लाइन आइटम ऐड हो जाएगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी बना है उसका डेटा यहाँ पे दिखता है।